में जब देश का हर व्यक्ति संघर्ष के लिए तैयार है, तो कल दिल्ली की घटना पे मन बहुत ज्यादा व्यथित हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे ये राजनेता इस विषम परिस्थिति में, जब हर व्यक्ति को उनकी जरूरत है, और ये मजदूर तबका जिसकी इतनी समझ नहीं है, इतनी बातें वो नहीं समझता, और कल आनंद विहार टर्मिनल पर जो हजारों लोग खड़े थे, वो किसकी करतूत है ये तो मुझे नहीं पता। मैं फिलहाल उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये व्रत ले रखा है कि जब तक कोरोना संकट खत्म नहीं होता, मैं किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, मैं अभी किसी मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन बहुत आहत हुआ मन, बहुत। केजरीवाल साहब इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, फॉर्मर IRS हैं, दिल्ली के CM हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे खुद UP के मुख्यमंत्री जी, सब बड़े बड़े लोग हैं। इनको सोचना चाहिए था, इन सबको सोचना चाहिए था कि कम से कम इन मजदूरों को के साथ तो ना खेला जाए। खैर कोई बात नहीं, मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं, और कहानी आगे बढ़ते बढ़ते 1890s तक पहुंच चुकी है। 1892 का जो अधिनियम था, एक बात मॉडर्न इंडिया में याद रखिएगा कि जब आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हैं, नेशनल मूवमेंट, तो आपकी पूरी कहानी कहां घूमेगी? एक्ट के चारों तरफ। 1858 का एक्ट आया, 1861 का एक्ट आया, नेशनल मूवमेंट को प्रोत्साहन मिला। अब 1892 का एक्ट आया, नेशनल मूवमेंट। 90s, मैंने कहा कल, मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा था कि बड़ी चुनौतीपूर्ण समय रहा जो है ब्रितानियों के लिए। ब्रितानी, जब मैं हिंदी में बोलता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, ब्रितानियों के लिए। और क्योंकि अब वो दो तरफ फिर से चुनौती देख रहे थे, और चुनौती अब बहुत बड़ी थी। राष्ट्रवाद ताकतवर हो रहा था हिंदुस्तान में, और जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे, जो पैदा हुए थे 1870s के आसपास, वो भी ताकतवर हो रहे थे। और इन दोनों परिस्थितियों को निपटने के लिए इस बार साम्राज्य ने, एम्पायर ने, एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व को भारत भेजा, पर्सनैलिटी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड नाथनियल कर्जन। कल थोड़ा सा मैंने आपको उसके बारे में बताया। बहुत ही विद्वान आदमी कहते हैं। उस आदमी को जब वो भारत पहुंचा तो वो ऐसा आदमी था जिसको भारत के बारे में सबसे ज्यादा पता था, और समझदारी तो कमाल की थी उस आदमी की। मतलब उस आदमी ने जो जो काम हिंदुस्तान में किए हैं, खासकर प्रशासनिक वर्ग के लिए, कुछ ज्यादा ही कर गया। लेकिन बाद में मिसबाहुल हक बन गया वो फाइनली। 2020 वर्ल्ड कप अगर आपको याद होगा, इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें दोनों फाइनल खेल रहे थे, तो पाकिस्तान लगभग जीत ही चुकी थी उस मैच को, और मिसबाहुल हक ने पाकिस्तान को जीत की दहलीज पे पहुंचा ही दिया था। लेकिन फाइनली कर्जन मिसबाहुल हक बन गया। लेकिन शुरुआत के जो उसके काम हैं, लिप्टन के जस्ट अपोजिट, बड़े जबरदस्त। मतलब आप एक प्रशासक की समझ देखिए, उसके काम करने का तरीका देखिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में वो बंदा क्या क्या करता है, गौर करिएगा वो क्या क्या कर रहा है। पहला काम उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में बड़ा अच्छा किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। अब 1892 का जो एक्ट आया था, उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इलेक्शन में वोट कौन देगा? लोकल बॉडीज। तो सरकार का यह मानना था कि जो लोकल बॉडीज हैं, ये फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सरकार पे निर्भर करती हैं। तो इनके जो वर्कर हैं, इनमें जो लोग काम करते हैं, वो उस व्यक्ति को वोट देंगे जो सरकार के पक्ष में खड़ा होगा। पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रवादी धीरे धीरे विधायिका में जाने लगे, कम थे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। तो वो जो रिपन ने गिफ्ट दिया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, वो कहीं ना कहीं कर्ज बन गया ब्रिटिश शासन के लिए। तो कर्जन ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंतर्गत उसकी ऑटोनॉमी छीन ली, उसमें ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ा दी, और उसने व्यंग में यह भी कहा कि वाइसरॉय से पद से जाने के बाद मैं चाहूंगा कि मैं कलकत्ता का मेयर बनूं। उसके पीछे उसका जो उसकी सीधी मंशा ये थी, ये जो म्युनिसिपल, ये जो लोकल बॉडीज की ऑटोनॉमी उसने ली और ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ाए, उसके पीछे सीधा गोल उसका ये था कि ये जो भारतीयों राष्ट्रवादियों का जो प्रवेश हो रहा है लेजिस्लेचर में, एंट्री हो रही है, उसको रोका जाए। पर उसने इस कार्य को करने के पीछे जो रीजन दिया, कर्जन को याद रखने के लिए गाने की एक लाइन याद रखिए बस, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 में जब उसने सुधार किए तो उसने कहा
कि मैं चाहता हूं कि ये लोकल बॉडीज कायदे से काम करें, अच्छे से काम करें। और कौन नहीं चाहेगा कि लोकल बॉडीज अच्छे से काम करें। लेकिन उसकी जो, ये तो उसकी सामने की मंशा है, उसकी जो पीछे की मंशा है वो है राष्ट्रवादियों को लेजिस्लेचर में जाने से रोकना। लेकिन कह रहा वो लोगों से कि मैं चाहता हूं कि लोकल बॉडीज डिसिप्लिन होकर काम करें। दूसरा उसने किया पुलिस रिफॉर्म, एंड्रू फ्रेजर कमीशन बनाया उसने, और फ्रेजर साहब ने रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट ने कहा कि पुलिस महकमा इनडिसिप्लिन्ड है और वीक है। उसने कहा ठीक है, मजबूत करते हैं। तो उसने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स बनाए और सीआईडी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया, पुलिस को मजबूत किया। लोगों ने कहा क्यों? उसने कहा मैं अपनी जनता को लॉ एंड ऑर्डर देना चाहता हूं। अब फिर कोई पब्लिक ये नहीं कह सकती मुझे लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के पीछे जो उसका निशाना है वो ताकत होता हुआ राष्ट्रवाद है। इस बात पे कर्जन पे गौर करिएगा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वो जनता के सामने जो बात ले जा रहा है कि मैं पब्लिक को लॉ एंड ऑर्डर देना चाहता हूं, लेकिन पर्दे के पीछे उसका जो टारगेट है वो है राष्ट्रवादी। वो भी कौन? एक्सट्रीमिस्ट। फिर उसने बड़ा अच्छा सुधार किया, यूनिवर्सिटी एक्ट, रैली कमीशन लाया 1902 में। जबरदस्त काम किया साहब उस आदमी ने, रैली कमीशन। अगर उस बात को एनालाइज करें आप और सारे फैक्टों को सामने रख के पूरी कड़ी को जोड़े, जबरदस्त काम है सर। मैं बार बार नौजवान क्रांति का नाम ले रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि यह तीसरा विश्व युद्ध अगर है तो भारत निकलेगा बाहर, बिल्कुल निकलेगा। और मेरा विश्वास सिर्फ इस बात पर है कि लड़ाइयां हथियारों से ज्यादा जज्बे से लड़ी जाती हैं। मैंने वियतनाम का वॉर पढ़ा, पैलेस्टीनियनों को मैं देखता ही हूं। लड़ाइयां सिर्फ हथियारों से नहीं, पानीपत का युद्ध, पहला युद्ध, तो जितने बड़े सारे युद्ध मैंने जो पढ़े इतिहास में, उसमें मैंने जो सबसे बड़ी बात देखी, जो बड़ी बात निकल कर आई, वो ये है कि युद्ध हथियारों से नहीं जीते जाते, जज्बे से जीते जाते हैं। और यूथ के पास जज्बा ना हो, बच्चों के पास जज्बा नहीं होता, मस्ती होती है। बच्चे मस्त रहते हैं, उन्हें खेलना है, चॉकलेट खाना है, घूमने जाना है, बस। बुड्ढों के पास अगर जज्बा है तो वो बुड्ढे ही नहीं, जज्बा जिसके पास है वो बुड्ढा है ही नहीं, मस्ती जिसके पास है वो बच्चा है, और जज्बा जिसके पास है वो जवान है। ये सीधा सा फॉर्मूला है। एक 60 साल का आदमी अगर वो स्विंग वाले झूले पे बैठ के झूल रहा है और गाना गा रहा है, तब वो बुड्ढा नहीं है सर। मस्ती जिसके पास है वो बच्चा है, और जज्बा जिसके पास है वो जवान है। तो अगर यूथ को संभाल लिया जाए, उसको दिशा दे दी जाए। मैं बीच में बोलना चाहूंगा कि मेरे बड़े सारे मित्र हैं, वाचस्पति मिश्रा जी हैं बनारस से, बड़ा अच्छा वीडियो बनाया उन्होंने। शशांक शर्मा को मैं बहुत बहुत थैंक बोलना चाहता हूं। अगर आप बैठे हैं, ऑनलाइन है हमारे साथ, तो मैं आपको बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूं। बहुत अच्छा वीडियो आपने बताया, वो जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आपने समझाया कि राजा का रेजोनेंस अगर प्रजा से मिल जाए, फ्रीक्वेंसी मिल जाए, तो जीत सुनिश्चित है। आपने कहा कि बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया शशांक, तुमने कहा कि 1922 में भारत की जनता का रेजोनेंस गांधी जी से मिल नहीं रहा था, 1942 में मिल रहा था। बड़ा अच्छा एग्जांपल। और तुमने वो बात कही कि मोटिवेशन नहीं चाहिए, एनलाइटनमेंट चाहिए। जबरदस्त बात है, दोनों बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। और आकांक्षा ने बनाया वीडियो, और कम से कम मेरे पास तो 1000 के आसपास वीडियो आ चुके हैं। मैं सारे देख नहीं पा रहा हूं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कल मेरे एक मित्र ने लिखा था कि भारत सरकार आपको जो है अवार्ड देगी। नहीं चाहिए भैया, कोई अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं, मुझे सिर्फ इस मुल्क के बारे में सोचना है, और मैं चाहता हूं कि ये देश के जो युवा हैं, जब अगला हिस्ट्री लिखी जाए आज से 50 साल बाद, अगर ये तृतीय विश्व युद्ध है, तो उसमें यह कहा जाए कि भारत की सेना तो लड़ ही रही थी, भारत के जवान भी लड़ रहे थे। मैंने आज एक वीडियो देखी, मेरे एक स्टूडेंट हैं, वो बेचारे सड़क पे खड़े हैं, बिस्किट लेकर, बॉटल लेकर। उन्होंने मुझे फोटो भेजी कि सर मैं अच्छा कर रहा हूं। भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप अपना भी ख्याल रखें, आप निश्चित दूरी बनाए रहें, लोगों की मदद करें। मैं आपको नमन करता हूं, मैं आपको सादर नमन करता हूं। आप जहां भी खड़े हैं इस वक्त और लोगों की मदद कर रहे हैं, मैं आपको नमन करता हूं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो इतनी हिम्मत जुटा नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश कर भी रहा हूं। मेरी प्रशासन में कई सारे लोगों से बात चल रही है,
लेकिन वो भी क्या करें, उनको अपने ऊपर के अथॉरिटियों को जवाब देना पड़ता है। तो मेरी कोशिश ये है कि अगर हम 5-5 का गुट बनाकर और जो बाहर फंसे लोग हैं उनकी मदद कर सकें तो बड़ा अच्छा हो। खैर, तो युवा की बात मैं कर रहा था। कर्जन ने जो तीसरा प्रहार उसने पहला तो किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा उसने पुलिस रिफॉर्म किया, तीसरा उसने जो काम किया यूनिवर्सिटी एक्ट रैले कमीशन, मैंने कहा 1902, और उस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर आई यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904। वो पूरा एक्ट यूनिवर्सिटी के चारों तरफ घूम रहा था। तो उस एक्ट का जो पहला पॉइंट ये था कि सीनेट जो है गवर्निंग बॉडी यूनिवर्सिटी की, उसमें ऑफिशियल मेंबर ज्यादा रहेंगे। दूसरा पॉइंट ये था पीरियोडिकल इंस्पेक्शंस, कि तुम पढ़ा क्या रहे हो बच्चों। आज भी पीरियोडिकल इंस्पेक्शंस हमारे यहाँ यूपी में तो बीएसए हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, पता नहीं क्या इंस्पेक्शन करते हैं, लेकिन करते होंगे कुछ ना कुछ। तो आज भी ये प्रावधान, ये सारे प्रावधान आज भी हैं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी जाए और इंस्पेक्शन करे। तो अभी मैं कहीं सुन रहा था कि एक रिसेंटली कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी एक स्कूल में गए क्लास 8th में, आगे जो लड़का बैठा था उन्होंने उसको उठाया, बोले शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? उसने कहा मैंने नहीं तोड़ा। वो टीचर की तरफ पलटे, बोले ये क्या कह रहा है? बोले सर इसी ने तोड़ा होगा, ये सबसे क्लास का बदतमीज लड़का है, इसीलिए मैंने आगे बैठा था कि बदतमीजी ना करे सर, तोड़ा इसी ने होगा सर। वो बीएसए तो बहुत टेंशन में आ गया, वो प्रिंसिपल के पास गया कि यार अजीब ड्रामेबाजी है तुम्हारी यार, मैंने इस लड़के से पूछा शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, ये कह रहा है कि मैंने नहीं तोड़ा, और ये मास्टर साहब कह रहे हैं कि साहब इसी ने तोड़ा होगा, ये सबसे बदतमीज लड़का है। तो प्रिंसिपल ने कहा कि सर टेंशन क्यों ले रहे हैं, कारपेंटर बना के ठीक करवा दे रहा हूँ, इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है, इंटरनल मैटर इंटरनली सॉल्व कर लेते। ये तो है हमारी शिक्षा नीति। कम से कम ना पढ़ाते, हिम्मत तो दे देते बच्चों को स्कूल में, जज्बा तो दे देते, लड़ना तो सिखा देते। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि एजुकेशन, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि ध्यान को अपने जिंदगी में लाइए। इस विषम परिस्थिति में पैसा काम नहीं आएगा, सिर्फ मानसिक ताकत काम आएगी। अगर आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, योग करते हैं, सिर्फ मानसिक ताकत। एक संत हैं इस वक्त हरिद्वार के आसपास कहीं है, सुबह मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आपको कोरोना से डर लग रहा है? बोले मैं तो इटली चला जाऊं, मुझे कोई भेज दे मैं इटली चला जाऊं। बोले सत्य पर डर नहीं लगता, डर है असत्य पर। मैंने कहा मतलब? बोले लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा कमा रखा है, वो असत्य है, उसको खोने का डर है, इसलिए डरे हुए। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं खोने का, पाना ही पाना है, तो मृत्यु हुई तो परमात्मा को पालूंगा, तो डर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने कहा गुरुजी मैं आपसे बाद में बात करता हूं। तो पहला काम जो यूनिवर्सिटी एक्ट है 1904 का, उसमें यह था कि आप सीनेट जो गवर्नमेंट बॉडी यूनिवर्सिटी की, उसमें ऑफिशियल मेंबर बढ़ा दिए जाएंगे, पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होगा, और जो कॉलेजेस हैं, एफिलिएशन है कॉलेजेस का, स्ट्रिक्ट रूल बना दिया उसने। जैसे मान लिया दिल्ली में हंसराज कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से अटैच है। तो इस एक्ट ने ये कहा कि अगर किसी कॉलेज का लड़का एंटी नेशनल एक्टिविटी में पाया गया तो कॉलेज की एफिलिएशन रद्द कर दी जाएगी। गेम देखिए साहब, दिमाग देखिए उस आदमी का। यानी अब बच्चों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी? कॉलेज की। और यहीं से शुरू हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट का नियम, जो आज तक शोषण का माध्यम है। मैं तो 10+2 के बाद अपने प्रिंसिपल के पास गया, फादर गोवियक्स के पास, कि फादर आई वांट माय कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो उन्होंने कहा विच कैरेक्टर? तो मैंने कहा यार ये बात तो सही है, विच कैरेक्टर तो आप सही कह रहे हो। बोले यू हैव रिटन 500 अपॉलॉजीज इन 11th and 12th एंड यू आर आस्किंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मैंने कहा ठीक है साहब, नहीं मांगे, कोई बात। और तीसरी बात, चौथी बात ये थी एफिलिएशन की बात, तीसरी एफिलिएशन, और चौथी बात कि इन ऑल द मैटर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी द फाइनल डिसीजन विल बी ऑफ सीनेट। अब सीनेट में डोमिनेंट कौन है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अब मैं भगत सिंह कॉलेज का स्टूडेंट हूं, और स्टूडेंट और टीचरों के बीच बड़े अच्छे रिलेशन होते हैं। टीचर कभी नहीं चाहता, 99% टीचर्स कभी नहीं चाहते कि उनके स्टूडेंट की जिंदगी खराब हो, कभी नहीं चाहता। 1% तो एक्सेप्शन है, सारे पागल खाने में नहीं रहते, कुछ बाहर भी घूमते हैं, लेकिन 99% टीचर बहुत महान होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो। तो अब मान लीजिए मैं एक राष्ट्र विरोधी गतिविधि में पकड़ा जाता हूँ, और तो मेरा टीचर मुझे डांट के भगा दे, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेगा? सीनेट। और सीनेट में कौन बैठा? गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अब इस यूनिवर्सिटी एक्ट के पीछे उसकी जो सबसे बड़ी गेम थी वो ये थी कि युवाओं को राजनीति से बाहर कर दो।
युवा कौन? स्पाइन। तुम देखो हर पॉलिटिकल पार्टी में दो विंग होती है, एल्डर विंग, यंगर विंग। हर पॉलिटिकल पार्टी, तुम यूथ विंग हटा दो, पॉलिटिकल पार्टी खत्म। क्योंकि एल्डर विंग क्या करेगी? नीतियां बनाएगी। यंगर विंग क्या करेगी? इसको इंप्लीमेंट करेगी। मोदी जी, अमित शाह, ये सब हर जगह भाग नहीं सकते। अब कौन भागेगा? भाजपा की यूथ विंग। तो यूथ इज द स्पाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कब मजबूत हुआ? 1920s के बाद, जब नेशनल कॉलेजेस बनने लगे और नेशनल कॉलेजेस के निकले हुए लड़के, साइमन कमीशन में सबसे ज्यादा युवाओं ने पार्टिसिपेट किया। किसी भी देश की क्रांति, किसी भी देश, जिस देश में क्रांति नहीं हो सकती वहां युवा है ही नहीं। ये जो यूनिवर्सिटी एक्ट है 1904, कनेक्ट करिए सर इसको, बहुत जबरदस्त खेल किया उसने। अब उसने ये किया, जब समझने वाले तो समझ रहे थे कहां मार रहा है, लेकिन उसने कहा कि मैं भारत की उच्चतम शिक्षा को मजबूत करना चाहता हूं। और हमारे माँ बाप दुनिया के ऐसे माँ बाप हैं कि अगर हम स्कूल में मार खाएं तो हम घर आके नहीं बताते थे कि घर में भी मार खाएंगे। उधर टीचर से मार खाए, इधर घर में मार खाए। और जब उसने कहा कि मैं हायर एजुकेशन को इंप्रूव करना चाहता हूं, पेरेंट्स ने कहा बिल्कुल करिए। लेकिन उसकी हिडन मंशा क्या थी? कि स्टूडेंट को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग कर दो। और अगर स्टूडेंट राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हुआ, ये बुड्ढे क्या कर लेंगे? ये है नौजवान क्रांति। ये जो मैं बार बार आपसे नौजवान क्रांति कर रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं सर आप लोगों की भूमिका को देखकर। मैंने कहा आपसे, मेरे पास 1000 वीडियो कम से कम पड़े हुए। बहुत सारे लोगों ने मुझे वीडियो भेजे कि सर मैंने यहाँ वीडियो बना के डाला, भाई मैंने यहाँ वीडियो बना के डाला। सर बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सर, नाम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, पर ये देश आपका रेडी रहेगा। दिस कंट्री विल बी इंडेप्टेड टू यू। आप एक बहुत महान काम कर रहे हैं सर, बहुत महान काम कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आप एक इतना महान काम कर रहे हैं। वो हमारे मजदूर भाई जो आनंद विहार बस टर्मिनल पर खड़े लड़के बच्चे, मैं टीवी पे देख रहा था सर, बस मुझे लग रहा था कि माधव ने सही किया। महाभारत के युद्ध में कुछ ऐसा ही हुआ होगा, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और ये भीष्म पितामह और अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य ये सब देख रहे थे, तो इनका मारा जाना उचित था सर। कल की सीन देखकर मुझे लगा कि अगर महाभारत होगी और फिर से ये सब मारे जाएंगे, तो सर ये मारा जाना इनका उचित होगा। क्योंकि ये जनता द्रौपदी ही है सर, निरीह है, कोई नहीं इसकी तरफ से बोलने वाला, कोई है ही नहीं सर। यहां अमीरों ने तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना रखी है, उनके पास तो बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये कहां जाएंगे सर? एक गांव में अगर इन्फेक्शन फैला तो पूरा पूरा गांव खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा नॉर्दर्न इंडिया खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लगे रहेंगे सर, हम नहीं हटेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में करजन ने 3 चीजें की। एक तो पहले उसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किया, उसका डिक्लेयर्ड एजेंडा क्या था? लोकल बॉडीज को मजबूत करना। हिडन एजेंडा क्या था? कि नेशनलिस्ट शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू लेजिस्लेचर। दूसरा काम पुलिस रिफॉर्म किया। डिक्लेयर्ड एजेंडा क्या था? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। हिडन एजेंडा क्या था? नेशनल मूवमेंट पर नजर रखना। तीसरा रिफॉर्म उसने क्या किया? यूनिवर्सिटी रिफॉर्म। डिक्लेयर्ड एजेंडा क्या था? हायर एजुकेशन को इंप्रूव करना। हिडन एजेंडा क्या था? टू कट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम नेशनल पॉलिटिक्स। क्या दिमाग है साहब उस आदमी का! इसको कहते हैं खेलना, इसको कहते हैं समझ, इसको कहते हैं सोच। क्लिंटन के पास नहीं है सर, औरंगजेब के पास नहीं है। ये लोग बुरे लोग नहीं है सर। जैसे आमतौर पर क्या होता है, मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि हिस्ट्री 3 तरह की होती है। आम आदमी का इतिहास होता है, उस पर बहुत ज्यादा रिलाई मत किया करिए। मेरे पास ग्रुप है, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें लोग भेजते रहते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ। मैं भी देखता रहता हूँ सर, भगवान के आशीर्वाद से थोड़ी बहुत समझ आ गई है, तो उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे मेरे भाई कभी कभी नाराज हो जाते हैं कि आप मुसलमानों का बड़ा समर्थन करते हैं। माइनॉरिटी में है सर, करना है, हमें अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो गलत करते हैं तो मैं उसका विरोध भी करता हूँ। अगर मस्जिद में कहीं कोई नमाज पढ़ने इस वक्त जा रहा है तो मैं उसका विरोध भी कर रहा हूँ कि गलत बात है। ये समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं है। अपीजमेंट तो किसी भी कीमत पर नहीं होगी। मैं मुसलमानों के अपीजमेंट पर, हमें इसी अपीजमेंट ने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, और मैं मुसलमानों का अपीजमेंट कभी नहीं करना चाहता, नेवर। तो ये बड़ा अच्छा काम किया, उस 3 काम बड़ा जबरदस्त। अब नेशनलिस्ट इस बात को समझ तो रहे थे कि खेल कहां रहा है, लेकिन जनता खुश है ना। फिर उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो उसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया, इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश।
85% लोग कृषि में इन्वॉल्व, और मॉडर्न पॉलिटिक्स में, मास पॉलिटिक्स जान, तो 85% लोग को अगर आप बाहर ही ना निकलने दें, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, उसने कोई भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट किसानों की जमीन नहीं ले सकता। ये मनी लेंडर किसानों को ब्याज पे पैसा देते थे तो फाइनली इनकी जमीन छीन लेते थे। तो सबसे बड़ा किसानों को खतरा किससे? मनी लेंडर से। उसने पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट बना दिया कि कोई भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट किसानों की जमीन नहीं लेगा। तो उसने किसानों को किससे बचाया? मनी लेंडरों से। लैंड रेजोल्यूशन 1900, सनसेट लॉ खत्म कर दिया कि आप किसानों के साथ लैंड रेवेन्यू के लिए कोई बदतमीजी नहीं करेगा। कोऑपरेटिव बैंक टू प्रोवाइड मनी टू फार्मर्स एट इजियर इंटरेस्ट रेट। किसानों को सर वो कर्जे में रहते ही हैं सर, उसकी वजह है आप समझते होंगे कि इफ यू कंप्लीटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, अगर आप सिर्फ कृषि पे डिपेंड करते हैं सर, तो आप एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स इनकम ओनली फॉर a specific period. Agriculture provide employment for a particular period and income for a particular period. अब जैसे होली थी तो होली में मजदूर कम हो गए थे दिल्ली में क्योंकि फसल काटने का टाइम था, तो सब अपने अपने घर चले गए थे और त्योहार भी था। ऐसे दिवाली में भी दिल्ली मुंबई में मजदूर कम हो जाते हैं क्योंकि फसल काटने का टाइम होता है और त्योहार भी होता है। इसलिए यूपी और बिहार सबसे उपजाऊ क्षेत्र है लेकिन गरीब है क्योंकि इनकम सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड है सर। पंजाब इनकम सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं है सर। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और कनाडा। तो पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट उसने महाजनों से बचाया, लैंड रेजोल्यूशन सरकार से बचाया, कोऑपरेटिव बैंक बनाया, मॉनेटरी कमीशन इरिगेशन को लेकर नहरें सुधार करो, इरिगेशन को इंप्रूवमेंट करो। और साहब जब उसने ये काम किया तो भारत का 85% किसान तो मतलब ही नहीं था। इसलिए जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो किसान बड़ी संख्या में नहीं है। बारीसाल कन्वेंशन अपवाद है सर, इट्स एक्सेप्शन, वो उसका मुद्दा अलग है बारीसाल का। और खेलता रहा गर्जन। फॉरेन पॉलिसी उसकी तिब्बत पर उसने भेजा जो है यंग हस्बैंड को, और ईरान में भेजा उसने मेजर डगलस को। उसने पहली बार कहा था, जो बाद में अमेरिका ने कहा कि इफ यू आर नॉट विद मी देन यू आर माय एनिमी। और जबरदस्त स्ट्रोक पे स्ट्रोक मारा जा रहा था और वाह वाह हो रही थी हाउस ऑफ कॉमन्स में और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। लेकिन मैंने कहा ना सर, वो मिसबाहुल हक बन गया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया सर। किसी भी चीज का ओवर बहुत बुरा है सर, वो किसी भी चीज का हो। ज्यादा डर हो जाए मर जाए आदमी, ज्यादा हिम्मत हो जाए तो भी मर जाए। ओवर जो है ना सर, शेर आ गया सामने, सीना चौड़ा करके खड़ा हो, हम तो लड़ेंगे, फाड़ डाला उसने। ज्यादा किसी भी चीज का खराब है सर। खेलते खेलते इसने एक जबरदस्त कांड किया। कांड वर्ड का यूज कर रहा हूं, अक्सर मैं करता भी हूं कांड वर्ड। क्लास में भी लोग कहते हैं कि सर कांड वर्ड मैं कर रहा हूं, कहानी सुना रहा हूं तो थोड़े बहुत वर्ड तो मैं ऐसे यूज करूंगा ही, कांड वगैरह आप सुनते रहिए, कांड करिएगा मत, सुनिए। लेकिन इसने बंगाल का विभाजन कर दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या दिमाग लगाया सर इसने, लेकिन ज्यादा लगा गया। ये भूल गया कि ये हिंदुस्तान है। नानक, बुद्ध, महावीर, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, विवेकानंद, यहां दिमाग को जीतने वाली कौमें पैदा हुई है, समझने वाली नहीं। समझती तो यूरोप में है। ये ऐसा देश है जहां पे लोगों ने दिमाग को जीता है, दिमाग से ऊपर चले गए हैं। तो सिकंदर भी आकर सजदा करता है। इसलिए इस देश की आर्मी ने कभी दुनिया पे कब्जा नहीं किया, इस देश के एक एक संतों ने दुनिया पे कब्जा किया। वो स्वामी विवेकानंद अकेले जाके पूरी दुनिया में झंडा हिला के अकेले आ रहे। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं सर हमने बाहर आक्रमण करने नहीं किया। जरूरत ही नहीं है, मतलब ही नहीं है सर। अब उस वक्त का जो बंगाल था उसमें असम, उड़ीसा, बंगाल, बंगाल मतलब अब मैं जो बोल रहा हूं तो बांग्लादेश और आज का बंगाल, तो असम, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये 4 बड़े प्रोविंस। अगर आज आप इन्हें जोड़ के देखें तो बहुत बड़ा प्रोविंस हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा और कल्चरली डिफरेंट, ज्योग्राफिकली डिफरेंट भी हो जाएगा। तो उसको एक सेंटर से चलाना मुश्किल था। ये बात एकदम सही थी सर। अब ठीक है, ये बात राष्ट्रवादी भी समझ रहे थे कि यार एरिया बहुत बड़ा है और ज्योग्राफिकली डिफरेंट है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही, तो कोई बात नहीं, आप पार्टीशन करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन वो कहते थे अगर आप पार्टीशन करना चाहते हो तो आप ऐसा करो कि बंगालियों को एक तरफ कर दो, नॉन बंगालियों को दूसरी तरफ कर दो। इसने वो नहीं किया। इसने ईस्ट बंगाल को अलग कर दिया, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा को एक तरफ कर दिया। यानी मुसलमान डोमिनेंट एरिया एक तरफ, हिंदू डोमिनेंट एरिया एक तरफ। और इसका पूरा डिवीजन था कम्युनलिज्म की बेसिस पे। कम्युनलिज्म की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा सर, आपको सुनना बहुत जरूरी है कि नेशनलिज्म को अगर कोई चीज कंट्रोल कर सकती थी तो कम्युनलिज्म। 1857 के बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ तो उस राष्ट्रीय आंदोलन को जो कंट्रोल करने का सबसे बड़ा वेपन था वो था संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म। इसलिए आप देखना मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो जैसे जैसे राष्ट्रवाद आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा, ऐसे ऐसे कम्युनलिज्म भी आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा। 1885 में कांग्रेस बनेगी, 1887 में आप यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन भी देखोगे, सर सैयद अहमद खान। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट होगा, 1906 में आप मुस्लिम लीग भी देखोगे। आप कंपेयर करो, आप डाटा अपने सामने रखो, जैसे जैसे आप नेशनलिज्म को बढ़ते हुए देखोगे साथ में कम्युनलिज्म को भी बढ़ते हुए देखोगे, बिकॉज कम्युनलिज्म वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन टू कंट्रोल नेशनलिज्म। और मुसलमानों को शायद डर तो नहीं था, जैसा कि इमाम नाजिश साहब ने बाद में कहा, पार्टीशन के 25 साल बाद भाग कर आए अमरोहा इमाम नाजिश। नाम लिख लीजिएगा, R&D करिएगा विकिपीडिया में। बड़े पार्टीशन के बहुत बड़े पैरोकार थे इमाम नाजिश। पाकिस्तान लेकर रहेंगे, पाकिस्तान लेकर रहेंगे। 25 साल बाद इमाम नाजिश अमरोहा भाग कर आए हिंदुस्तान, और मरने से 4 दिन पहले उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे माफ करे कि मैंने गलत चीज को कभी समर्थन दिया था। इमाम नाजिश, फिर से नाम रिवाइज कर रहा हूं, इमाम नाजिश कम्युनिस्ट लीडर थे, अपने आप को कम्युनिस्ट बोलते थे, साम्यवादी बोलते थे, क्योंकि मुसलमानों को बड़ा सताया गया है। मुझे आज तक तो समझ में नहीं आया कि मुसलमानों को कहां सताया गया इस देश में, क्योंकि 1206 से 1707 तक तो मुस्लिम रूलर ही थे। 1857 से 1947 तक अंग्रेजों ने प्रो मुस्लिम पॉलिसी, मुस्लिम लीग के साथ ही रहे वो। 1951 से 2014 तक हमेशा सरकारों ने हमेशा मुसलमानों का ध्यान रखा। 2014 से ये सारी सरकारें हैं, इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता। आपका उत्थान और आपका पतन आपके हाथ में है, कोई दूसरा उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और जब इसने ये कांड किया, इसको एक बात का बड़ा भरोसा था कर्जन को कि 85% पीपल आर इलिटरेट, 85% पीपल आर पुअर, ये कहां मास मूवमेंट करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, ये देश बहुत महान लोगों का देश है। और जैसे इसने पार्टीशन किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसका तुरंत रिएक्शन हुआ, स्वदेशी मूवमेंट 1905, और इसको खामियाजा भुगतना पड़ा, इसको लौटना पड़ा यहां से। और इसी स्वदेशी मूवमेंट के साथ कांग्रेस का दूसरा पार्ट की शुरुआत हुई। कौन से पार्ट की? एक्सट्रीमिज्म की। यहां से मॉडरेट पर्दे के पीछे चला जाता है, और यहां फिर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्टों में झगड़ा भी होता है सत्ता को लेकर कि रियल पावर किसके हाथ में रहेगी। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, सूरत स्प्लिट 1907। वो आसानी से मॉडरेटों ने अपनी पावर नहीं छोड़ी, झगड़ा हुआ उसके लिए, और झगड़ा हुआ, कांग्रेस टूटी और दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन यहीं से एक्सट्रीमिस्टों को बढ़ावा मिला, तिलक बाहर निकल कर आया। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जनता को बाहर कैसे लाएं, कैसे बताएं, पार्टीशन ऑफ बंगाल कैसे समझाएं। तो उन्होंने कल्चरल इश्यूज का सहारा लिया, शिवाजी मूवमेंट और शिवाजी फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल वगैरह वगैरह। और यहां पे एक्सट्रीमिस्ट नए दौर की शुरुआत हुई, एक्सट्रीमिज्म के दौर की शुरुआत होती है। एक्सट्रीमिज्म और मॉडरेट में फर्क यह है कि एक्सट्रीमिज्म ने अपनी फिलॉसफी को चेंज कर दिया। उसने कहा कि हम पिटीशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट पे काम नहीं करेंगे, हमारी फिलॉसफी अलग है, पैसिव रेजिस्टेंस एंड बॉयकॉट। चेंज कर दी फिलॉसफी। फिलॉसफी चेंज क्यों की? अब उन्हें समझ में आ रहा था कि अमेरिका, हम कॉलोनी है, हम प्रोविंस नहीं है ब्रिटेन के, हम बच्चे नहीं है ब्रिटेन के, हम नौकर हैं उनके, और अगर हम नौकर हैं तो वो हमारे साथ नौकर की तरह ही बिहेव करेंगे। दूसरी बात, मॉडरेट इन्फेंट थे, इन्फेंट लड़ नहीं सकता, या बड़े हो चुके थे, अब अपनी मांग रख सकते थे। तीसरी बात, कई सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी थी जिनसे उन्हें बड़ा उत्साह मिला था। जैसे इटली को हरा दिया था इथियोपिया ने, एक काली कंट्री ने एक व्हाइट कंट्री को हरा दिया। उधर एक जापान, छोटी सी एशिया की कंट्री ने रशिया को हरा दिया। तो इन सारी घटनाओं से इनको बड़ा उत्साह मिला, और लीडरशिप तो थी। किसी भी फिलॉसफी को जब लीडरशिप मिलती है, लीडरशिप, फिलॉसफी सारी दुनिया में पड़ी होती है, लीडरशिप,
किसी भी फिलॉसफी को जब, और हर फिलॉसफी का एक टाइम होता है। जैसे आचार्य रजनीश ने किताब वो डिस्कोर्स दिया, किताब तो बाद में उस पर लिखी गई, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि। जरूरत थी सर, बड़ा लोग चिल्लाए 1980s के आसपास, बहुत लोग चिल्लाए अरे आदमी बर्बाद कर रहा है, हिंदुस्तान बर्बाद कर रहा है। किसी को समझना, आप ट्रेन से सफर करिए, बस से सफर करिए, इस देश के चारों तरफ दीवारों पे आपको लिखा मिलेगा निराश पुरुष मिले। इतनी निराशा इस मुल्क में, इतने मरे हुए लोग इस मुल्क में हैं, तो उसने कहा निराश होने की जरूरत नहीं, समझ लो चीजों। जो इतनी बड़ी चीजें हैं, जिनका इतना बड़ा दर्शन है, जो इतने महान संस्कृति के लोग हैं, मुझे नहीं लगता समझना किसी चीज की कोई बुराई है, किसी भी चीज को। और मैंने कहा ना, किसी भी चीज को, शराब है, शराब की कीमत क्यों है बाजार में? क्योंकि हर आदमी मन से शांत होना चाहता है। आज जो लोग कमरों में बैठे हुए हैं, आइसोलेटेड, अकेलापन, एकांत नहीं। अगर आप एकांत में हैं तो आप मजा ले रहे हैं। आज ये जो लोग चारों तरफ बंद हो गए, आप निगेटिविटी देखो, कितने नेगेटिव वाइब्स हैं, परेशान है लोग अंदर। अब वो दिमाग में विचार आ रहा है कि मेरे गले में खराश हो गई, मुझे भी जुकाम हो रहा है, बुखार भी हो रहा है मुझको, कोरोना का पेशेंट बगल से गुजरा था, उस बगल वाले कुत्ते को कोरोना हो गया है। विचार ही तो आ रहे हैं। और अगर ये हावी हो जाए तो ले जाए आपको। तो जब सबकॉन्शियस बहुत हावी होता है और 4 पैक अंदर गई तो सबकॉन्शियस मर गया। यह है शराब की इंपॉर्टेंस। मैंने तो बहुत पी, इसलिए मैं कभी उसका विरोध नहीं करता। तो बहुत लोगों ने आकर कहा कि आप इस क्लास में ऐसे बोलते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। समझने की कहता हूं मैं एनसीईआरटी पढ़ने को भी तो कहता हूं, उसको क्यों नहीं सुनते? मेरी बड़ी सारी शिकायतें होती रहती मैनेजमेंट में, ऐसे कह दिया क्लास में, कह रहे थे कि सर आप जो है बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन निचले स्तर पे है, उसका उच्चतम स्तर भी है, ध्यान वो करिए। वो भी तो मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूं, वो आप सुनते नहीं। मुझे जब ये बात पता चली कि यार, मुझे जब एक सदगुरु मिला, एक संत मिला, जब उसने मुझे ये बात समझाई कि तुम सिर्फ इसको सिर्फ इसलिए पीते हो क्योंकि ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को शांत कर देती है, उस सबकॉन्शियस माइंड के शांति से तुम्हें आनंद मिलता है, ये बुरी नहीं है, लेकिन ये शरीर को खराब कर देगी, तुम्हारा पैसा खा जाएगी, तुम इस पर डिपेंडेंट हो जाओगे तो भिखमंगे हो जाओगे। तो मैंने कहा फिर आनंद की तलाश तो है मुझे। बोले सबको है, तो बोले एक दूसरा भी ऑप्शन है, ध्यान। इसलिए हिंदुस्तान में सन्यासी को श्रमण कहा गया, श्रम करने वाले लोग। किस पर? अपने आप पर। श्रमिक और श्रमण दो अलग अलग बातें। श्रमिक जो बेहोश होकर मेहनत कर रहा है। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर तैयार हो गया, 18th सेंचुरी इंडिया, और टीचर ने पूछा हु वाज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ 18th सेंचुरी, पता ही नहीं। ये बेहोशी में किया गया श्रम है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मेहनत दो तरह से होती है, बेहोशी में होती है। ये मजदूर है, ये बेहोशी में मेहनत करता है। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया कोचिंग में, तो खाने के लिए कोई पैसा नहीं। मोहम्मद हुसैन भाई अगर मुझे सुन रहे हो तो बताएंगे आपको, मुझे खाना खिला देते थे, मैं पढ़ा रहे, लेकिन मुझे मजा आता था, मुझे मस्ती होती थी। और आज मैं जहां कहीं भी बैठा हूं वो गुरुओं की वजह से बैठा हूं, सदगुरुओं की वजह से बैठा हूं। ध्यान, मैं बार बार क्लास में इस बात को कहता हूं, ध्यान, योगा। मैं बाबा रामदेव की बड़ी इज्जत करता हूं। उन्होंने योग से ऐसे ऐसे चमत्कार किए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, और वो जनता को जगाने का काम कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छा कर रहे थे। तो एक्सट्रीमिस्टों ने कमान संभाली, एक्सट्रीमिस्ट आगे आए, और मैंने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें पता है हम नौकर हैं, हम समझते हैं इस बात को कि हम नौकर हैं, हम आपके बेटे नहीं, हम आपके नौकर हैं, आप हमारे साथ नौकरों जैसा ही बिहेव करेंगे। तो अब हम अपना हक मांगेंगे, और यही पे फिलॉसफी चेंज होगी। मॉडरेट की फिलॉसफी क्या थी? पिटीशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट। एक्सट्रीमिस्ट की फिलॉसफी क्या थी? पैसिव रेजिस्टेंस एंड बॉयकॉट।
और हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर। इकोनॉमी छीन लो किसी की, बस एम्पायर खत्म। आज अफगानिस्तान एम्पायर नहीं हो सकता क्योंकि उसकी इकोनॉमी नहीं। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होना ही था भाई। 1871 में जर्मनी पैदा हुआ, 1914 तक जर्मनी एक इकोनॉमिक पावर बन गया। अब उसे बाजार चाहिए थे, तो लड़ाई तो होनी थी। पुराने ठेकेदार आगे आने नहीं दे रहे थे। पहला वर्ल्ड वॉर क्या है? ठेकेदारों के बीच की लड़ाई, इंटरनेशनल ठेकेदार। तो पहला वर्ल्ड वॉर जर्मनी ठेकेदार है, ब्रिटेन ठेकेदार है, यूएस पुराने सब पुराने ठेकेदार। इन लोगों ने नए ठेकेदार को पीट दिया उठाकर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की यही कहानी, वो नया ठेकेदार जापान, कर लो सारा ठेका पट्टा, एशिया का पूरा ठेका मुझे चाहिए। अरे ब्रिटेन ने कहा ऐसे कैसे एशिया का पूरा ठेका तुम ले लोगे? उसने कहा चाइना को तो बिल्कुल मुझे चाहिए। और अमेरिका चाइना में बड़े बैठा हुआ था, ओपन डोर पॉलिसी। उसने कहा बेटा बदतमीजी मत करना। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2, रामाधीर सिंह ब्रिटेन, फाइजल जर्मनी। दोनों को पता ही नहीं चला कि बीच में गेम कौन खेल रहा है। यूएस जेपी और जापान डेफिनेट। थर्ड वर्ल्ड वॉर में ये नया ठेकेदार चाइना, ये ठेकेदारी कि हम नवे नंबरदार हैं दुनिया के। अब देखते हैं क्या होता है। बदतमीजी अगर इन्होंने की है तो भुगतेंगे जरूरी है। ऐसे लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती, इस तरह के युद्ध नहीं किए जाते हैं, छदम से युद्ध नहीं किया। और जो छदम करता है फिर उसका परिणाम भी बहुत बुरा होता है। कौरवों को बड़ी आदत थी छदम करने की, और जब पांडवों ने छदम करना शुरू किया तो खत्म ही हो गए कौरव। बदतमीजी आप शुरू करते हैं और फिर सामने वाला जब बदतमीजी पर उतरता है तब कभी कभी आपको भुगतना भी पड़ता है। और अगर इन्होंने ऐसा किया है तो ये भुगतेंगे। और लाल बाल पाल के हिंदुस्तान को कमी नहीं है इस वक्त। हिंदुस्तान को भगत सिंहों की कमी नहीं है। भगत सिंह को मैं बहुत मानता हूं, उसके बड़े सारे फैक्टर हैं। मैं जब आऊंगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी पर तो मैं आपको 1 घंटा उस दिन पूरा भगत सिंह पर ही दूंगा। मैंने अपना प्रोफाइल पेज वो फोटो भी चेंज कर दी कि अगर लड़ाई चल रही है तो हम सब अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। एक्सट्रीमिस्टों ने कमांड अपने हाथ में ली, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया। अब जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया तो ब्रिटिश सरकार को इस बात का अंदेशा नहीं कि यार ये भी हो जाएगा, इतनी ग्रेविटी पैदा हो जाएगी। तो सरकार ने गेम खेला 1905 स्वदेशी मूवमेंट। और जैसे ही सरकार ने देखा कि यार मूवमेंट तो बड़ा मोमेंटम गेन कर रहा है, तो फिर सरकार ने गेम खेला अरुणडेल कमीशन। बहुत प्यारा, इस बात को याद रखिएगा, अरुणडेल कमीशन टू रिव्यू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये गेम था सरकार का। और जैसे ही सरकार ने अरुणडेल कमीशन का गेम खेला टू रिव्यू द पार्टीशन ऑफ बंगाल कि हम पार्टीशन की जांच करेंगे कि सही है कि गलत, तुरंत मॉडरेटरों ने कहा कि देखो हमें सरकार पे भरोसा है और सरकार ने हमारी बात सुन ली, अरुणडेल कमीशन भेज दिया। तो अब हम आंदोलन को सीमित करेंगे क्योंकि ये कमीशन सरकार की उदारता का परिणाम है, बेनोवेलेंस। एक्सट्रीमिस्टों ने कहा कोई उदारता नहीं, ये सरकार पे प्रेशर जो हमने बनाया उस प्रेशर का परिणाम। जवान और बुड्ढों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो रहेगा। जवान गाना गाता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हार्मोन एक्टिवेट रहते हैं। वो 80 साल के बुड्ढे को पता है कि बेटा जिस दिन हार्मोन सूख जाएगा ना, माला लेकर 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ोगे और महामृत्युंजय जप का जाप करोगे। तो बुड्ढा बताना चाहता है कि ये सारा खेल हार्मोन का है बेटा। इसलिए जब आप किसी 80 साल के बुड्ढे से कहते हो, प्रेम और की बातें करते हो, तो बड़ा गुस्सा होता है आपको कि बदतमीज, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि तमन्ना उसके अंदर भी है, ताकत नहीं है। तो वो एक नैसर्गिक नेचुरल चीज है। बुड्ढों और जवानों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहता है, लेकिन आप उसे समझा करिए, वो दुश्मनी की बात नहीं होती। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस डज नॉट मींस एनिमिटी। उसका दुश्मनी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। अब डिफरेंसेस तो थे दोनों में, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, लेकिन जब अरुणडेल कमीशन आ गया बस वहीं से रिफ्ट शुरू हो गई। एक्सट्रीमिस्टों ने कहा हम मूवमेंट को और बढ़ाएंगे, पैन इंडिया बनाएंगे। पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में चलाएंगे। मॉडरेट्स ने कहा नहीं, हम सरकार को मौका देंगे, हम उसे सीमित करेंगे। अब जब ये रिफ्ट शुरू हुई
तो दोनों आदमी ने सोचा कि अगर हम अध्यक्ष का पद ले लें, क्योंकि जिसका प्रेसिडेंट उसकी पॉलिसी, तो दोनों लोगों ने प्लान बनाया कि हम प्रेसिडेंट का पोस्ट ले लें। और मॉडरेट्स को पता था कि अगर एक्सट्रीमिस्ट प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन लड़ते हैं तो जीतेंगे तो भाई। तो बुड्ढों ने दिमाग लगा दिया, और दिमाग ये लगाया कि 1906 का जो उम्मीदवार था उनको दादा भाई नौरोजी को घोषित कर दिया। और दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी सभी इज्जत करते थे। कुछ लोग होते हैं ना, उनके विरोधी भी इज्जत करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत सारे मुसलमान भाई जो बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखते वो भी उनको सपोर्ट करते थे। लखनऊ में बड़ा समर्थन मिलता था अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसे होते हैं पर्सनालिटीज जिनको उनके विरोधी भी उनका समर्थन करते हैं। तो दादा भाई नौरोजी की वो शख्सियत थी, वो पर्सनालिटी। और जब एक्सट्रीमिस्टों ने देखा कि दादा भाई नौरोजी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप लड़ रहे हैं तो हम फिर ग्राउंड के पीछे जा, हम नहीं लड़ेंगे। तो 1906 में जो कलकत्ता सेशन हुआ उसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, और एक्सट्रीमिस्टों ने वहां 4 प्रपोजल उनके सामने रखा। स्वराज, नेशनल एजुकेशन, बॉयकॉट और पैसिव रेजिस्टेंस, और कहा सरकार इसको पैन इंडिया लागू करिए पूरे भारत में। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि देखो यार, थोड़ा मौका सरकार को भी देते हैं यार, उन्होंने कमीशन लाए हैं, थोड़ा सा मौका देते हैं। एक्सट्रीमिस्ट ने कहा ठीक, मौका देते हैं, लेकिन अगले सेशन में अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो जो अगला सेशन होगा वो यहीं से शुरू होगा। दादा भाई ने कहा ठीक, बात खत्म हो गई। दादा भाई ने मुसीबत को टाल दी। 1907 का जब सेशन आया सूरत में, तो मॉडरेट फिर जीत गए अपना प्रेसिडेंट बनाने। रास बिहारी घोष प्रेसिडेंट, मॉडरेट का मीटिंग शुरू हुई। एक्सट्रीमिस्ट तो ताव में बैठे थे कि अब हम नहीं सुनेंगे, हमारा वो 4 पॉइंट प्रोग्राम फिर से आगे लाओ। लेकिन ये मॉडरेट लीडर एक्सट्रीमिस्टों की तरफ देख ही नहीं रहे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, एक्सट्रीमिस्ट बेचारे हाथ उठा रहे थे कि सरकार वो सुनी नहीं रहे। और चौथे दिन फिरोज शाह मेहता बोल रहे थे डाइस पे, किसी ने पीछे जूता निकाला और खींच के मारा फिरोज शाह मेहता के चेहरे पे। उसके बाद तो साहब कोई माइक लेके भाग रहा है, कोई किसी की धोती खींच रहा है। इसको बोलते हैं सूरत फियास्को, सूरत बवाल। और यहीं पर कांग्रेस बिखर गई। और मिंटो ने तुरंत मॉर्ले को लिखा, मिंटो वाज द वाइसरॉय, उसने मॉर्ले को तुरंत लिखा कि सर वी हैव वन। अब स्वदेशी मूवमेंट को बहुत बड़ा झटका लगा। अब अंग्रेजों ने पार्टीशन किया था नेशनल मूवमेंट को कमजोर करने के लिए, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल इंस्टेड ऑफ वीकनिंग नेशनल मूवमेंट स्ट्रेंथन नेशनल मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। और जब मूवमेंट मजबूत है तो आप उस पर सीधे तौर पे हाथ नहीं डाल सकते। जब भी आपका दुश्मन ताकतवर है, पहले उसे अंदर से कमजोर करिए। देखिए यहां पे बहुत बड़ा गेम है, समझिए इस बात को कि राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत है, सरकार ने सीधे हाथ नहीं रखा, पहले उसे अंदर से कमजोर किया। कैसे? कांग्रेस को तोड़ दिया। 1907 सूरत स्प्लिट और 1906 मुस्लिम लीग। अब ये कम्युनलिज्म की जो कहानी है वो 1857 के विद्रोह के बाद से ही शुरू होती है। अंग्रेजों को हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई पड़ गई थी 1857 में। उन्हें पता चल गया था कि अगर ये दो एक साथ रहेंगे तो हम एक्सप्लॉइटेशन के साथ बहुत लंबे समय तक रूल नहीं कर पाएंगे, तो दोनों को तोड़ना बहुत जरूरी है। और मुसलमान तबका, ये बहुत बड़ी विडंबना रही जो मेरे इंटेलेक्चुअल मुस्लिम भाइयों को समझना चाहिए कि इस्लाम कबूल करने के बाद भी हिंदुस्तान के जो बहुसंख्यक मुसलमान की एक समस्या है वो ये है कि इस्लाम किसका धर्म है? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का। लेकिन जिस निचले तबके ने इस्लाम कबूल किया वो हिंदुस्तान में मुसलमान होने के बावजूद भी निचला ही रह गया। अगर जुल्हा निचले तबके में था हिंदू में, के स्टेटस में, इंडिया इज अ कंट्री वेयर मुस्लिम्स बिलीव, दोस्त हैं मुसलमान, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम सैयद हैं। मैंने कहा मतलब? बोले मुसलमानों का ब्राह्मण है। मैंने कहा तो आप फिर शुक्ला तिवारी टाइटल लगाया करिए, यूनुस शुक्ला, फारूक पांडे,
दानिश दुबे, तो हमें पता चले कि आप ब्राह्मण हैं। इंडिया इज अ कंट्री, ये एक बहुत बड़ी समस्या, चुनौती रही मुसलमानों के साथ आज हिंदुस्तान में, कि धर्म परिवर्तन के बाद भी उनका जो निचले तबके थे वो वैसे ही रहे। और 1870 में एक किताब आई, द इंडियन मुसलमान, W. हंटर ने लिखी, और उसने इस बात को लिखा कि बहुत बड़ा संख्या मुसलमानों का वो बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत गरीब है। और इस बात को जब सर सैयद साहब को पता चला, सर सैयद साहब बहुत महान व्यक्तित्व है, लेकिन उनकी महानता में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रह जाती है जब वो सिर्फ एक विंग के बारे में सोचना शुरू करते हैं, मुसलमानों के बारे में। जैसे मदन मोहन मालवीय कभी गांधी नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक समय के बाद सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचते हैं। और महानता का मतलब ही यही है कि जब आप सबके बारे में सोच रहे हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने साथ साथ, जैसे अल्लामा इकबाल साहब बड़े महान आदमी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पर उनकी महानता एक झटके में खत्म हो गई जब उन्होंने कहा चीनो अरब हमारा और मुस्लिम है हम वतन है। पहले उन्होंने कहा था हिंदू है हम वतन है, उन्होंने कहा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। बस वहीं पर उनकी महानता खत्म हो गई। अगर आप मुसलमान हैं तब तो सारा जहां आपका है, अगर आप निजामुद्दीन औलिया हैं तब तो सारा जहां आपका है। वैसे तो एडिडास के जूते 200 रुपए में भी चांदनी चौक में मिलते हैं। मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है, ईमान पैदा करना उससे बड़ी कोई बात ही नहीं दुनिया में। ईमान पैदा करना उससे बड़ी कोई बात ही नहीं, और जिस आदमी का ईमान उसके साथ है उसको हराना, उसको डराना पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, कहीं पुलिस ने रेड मारी, मस्जिद में बड़े सारे लोग इकट्ठा थे, मारना शुरू किया, भागने लगे लोग, तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। कहीं मंदिर में अभी रेड पड़ी थी, कहीं 10, 12, 50 लोग इकट्ठा थे, पुलिस ने मारा, डंडा खींच खींच के मारना शुरू किया, भागने लगे लोग। ये धार्मिक लोग नहीं हो सकते, ये डरे हुए लोग हैं, इनको बेचारों को शायद सिद्धांत समझ में नहीं आया। तो सैयद साहब को जो है वो बड़ा दुख हुआ कि हमारे लोग बहुत गरीब हैं, होना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए अपने बारे में। तो 1875 में सैयद साहब ने एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज खोला, और इस कॉलेज की सबसे खास बात यह रही कि हिंदुओं ने बड़े पैमाने पर दान दिया, बड़े पैमाने पर चंदा दिया। आज जिसको आप एमयू कहते हैं, बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान है, बड़ा अच्छा संस्थान है। मेरे बड़े सारे मित्र वहां से हैं, डॉक्टर जिया खान वहां से हमारे दोस्त हैं, बड़े सारे मित्र हैं हमारे, बड़े काबिल आदमी, बड़े आलिम आदमी हैं। तो बड़ी अच्छी बात रही, बड़ा अच्छा काम किया सर सैयद अहमद साहब के काम की मैं बड़ी सराहना कर रहा हूँ कि उन्होंने एक मॉडर्न स्कूल खोला, बड़ी अच्छी सोच आई उनको कि मुसलमान तबके को आधुनिक शिक्षा दी जाए, ये बड़ी अच्छी बात है, इसकी तो मैं सराहना करूं, इसको मैं अप्रिशिएट करूं। खैर वहीं से अलीगढ़ स्कूल जैसे कॉन्सेप्ट का बनना शुरू हुआ। तो करजन जब हिंदुस्तान पहुंचा तो कहीं ना कहीं, अब जब दो दोस्त, पक्के दोस्त, और दोनों पक्के दोस्त में से एक दोस्त देखता है कि उसका दूसरा दोस्त उसके दुश्मन के साथ बैठा, तो उसे दुख होगा। बस यही हुआ हिंदू मुसलमानों के साथ 1875 के बाद, 70s के बाद, जब सैयद अहमद साहब अंग्रेजों के खामे में बैठे तो लगता है हिंदुओं को दुख हो। और वहीं से आप देखेंगे कि रिफ्ट शुरू होती हिंदू मुसलमानों के बीच, और एंटी उर्दू आंदोलन शुरू होता है, और एंटी काउ स्लॉटर मूवमेंट शुरू होता है, और मुसलमान की बस्तियों में रेड मारनी शुरू होती। फिर जब कांग्रेस बनी 1885 में, तो अंग्रेजों ने शायद सैयद साहब को बुलाया, शायद सैयद साहब बड़ी मदद की हमने आपकी, हमारी भी कुछ करिए। सैयद साहब ने कहा बताइए क्या करना है। बोले कुछ नहीं, कांग्रेस वाले जो है सरकार का विरोध करेंगे। अरे बोले साहब हम कांग्रेस का करेंगे। तो 1887 में यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन यूपीए बना, सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस, और इस आंदोलन, इस ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही काम था, कांग्रेस और उसकी पॉलिसियों का अपोजिशन। अब आप देखिए कि जब करजन पार्टीशन कर रहा है बंगाल की, तो कम्युनलिज्म मौजूद है। उसने सिर्फ एक काम किया कि हिंदुस्तान, बंगाल की जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसका फायदा उठाया। जमींदार मेनली हिंदूज, फार्मर्स मेनली मुस्लिम्स, एंड बोथ आर नेचुरल एनिमीज। दोनों नेचुरल दुश्मन है। कौन?
जमींदार और किसान, हिंदू मुस्लिम नहीं। तो फिर उसने जो है इस सोशल स्ट्रक्चर का फायदा उठाया और ढाका पहुंचा। उसने पार्टीशन करने के बाद उसने कहा कि मैं जो है अपने मुसलमान भाइयों की, ईसाई जो है मुसलमान को भाई मानते हैं, सद्दाम हुसैन को अपना भाई मानते थे, मोहम्मद अल गद्दाफी को अपना भाई मानते थे, भाई मानते हैं, सब भाईचारे वाला मामला है। खैर, तो उसने कहा कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को हिंदू जमींदारों से बचाना चाहता हूं, इसलिए मैंने पार्टीशन किया। लेकिन फिर भी मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में आते रहे, और जब करजन सीधे तौर पर मुसलमानों को नहीं रोक पाया स्वदेशी आंदोलन में आने पे, तब उसने नवाब सलीमुल्लाह को बुलाया, ढाका का नवाब था। उसने कहा रहना चाहते हो कि जाओगे? बोले साहब हम तो रहेंगे साहब। बोले रोको मुसलमानों को, ये क्यों जा रहे स्वदेशी आंदोलन में? सलीमुल्लाह ने कहा साहब अभी रोक देते। बोले अभी नहीं, आराम से रोको। और फिर सलीमुल्लाह ने मौलवियों को पकड़ा कि मुसलमानों को रोको। और फ्राइडे प्रेयर में मौलवियों ने कहा मुसलमानों से कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो इस्लाम के खिलाफ। मुसलमानों ने कहा कैसे? अरे बोले ये गंगा नदी में होली डिप लगा रहे हैं, ये इस्लाम में है? मुसलमान ने कहा यार ये तो नहीं। बोले रक्षाबंधन मान रहे, ये इस्लाम में है? बोले ये नहीं। बोले तो एंटी इस्लाम है। और बस वहीं से मुसलमान जो है आंदोलन से बाहर होना शुरू हुआ। और जैसे मुसलमान आंदोलन से बाहर होना शुरू हुआ, हिंदू मुसलमान दंगा हो गया। ये अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आपस में लड़ने लगे। और फिर आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम डेलीगेशन पहुंचा शिमला वाइसरॉय मिंटो से मिलने के। साहब हमको बचाइए साहब, हिंदू में मार रहा है, हमको बचाइए और हमको गिफ्ट भी दीजिए क्योंकि हम आपका समर्थन कर रहे हैं। तो मिंटो ने कहा कि सरकार से सब भिखमंगों की तरह नहीं मांगते। अब आपका भाई जो है एचआरडी मिनिस्ट्री में है और एचआरडी मिनिस्ट्री ने 1 लाख करोड़ रुपया दिया डेवलपमेंट के लिए, तो आपने भाई से सीधे जाके नहीं कह सकते कि 5 करोड़ रुपए दे दो। नहीं, आपको एनजीओ बनानी पड़ेगी, बर्बाद उत्थान समिति, और फिर उसकी फाइल ले जाके रखनी पड़ेगी, साहब हम बर्बाद लोगों को संभालेंगे, साहब कुछ पैसे दे दो, फिर आपका भाई आपको 10-15 करोड़ रुपए दे सकता है। तो मिंटो ने शायद इन लोगों से कहा कि यार पॉलिटिकल बॉडी बनाओ, और फिर 1906 में पैदा हो गई मुस्लिम लीग। तो 1905 स्वदेशी मूवमेंट, और स्वदेशी मूवमेंट को कैसे तोड़ा अंग्रेजों ने? 2 प्रहार किए। 1905 स्वदेशी मूवमेंट, 1906 मुस्लिम लीग, मुसलमानों को अलग कर दिया, और 1906 मुस्लिम लीग और 1907 सूरज स्प्लिट। और जब राष्ट्रीय आंदोलन को अंदर से तोड़ा अंग्रेजों ने, तो उसके बाद उन्होंने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई। कैरेट एक्ट ऑफ 1909, स्टिक मारना शुरू किया, तिलक साहब को उठाया 1908 में डिफेंस इंडिया एक्ट के अंतर्गत, और बोला भड़काते हो लोगों को। 6 साल भेज दिया मंडाले। लाला लाजपत राय निकल गए, अजीत सिंह निकल गए, सब भाग गए, सब देश के बाहर निकल गए। अरविंदो घोष पांडिचेरी चले गए, सन्यासी हो गए। बिपिन चंद्र पाल ने रिटायरमेंट ले लिया पॉलिटिक्स से। 1907 के बाद की जो स्थिति है भारत की, बड़ी ग्लूमी स्थिति है। नेता गायब, प्रजा त्रस्त, और सरकार पीटने पर उतारो, मारो इनको। तो 1907 के बाद की स्थिति देखिए, बड़ी खतरनाक सी स्थिति बन रही हिंदुस्तान में। नेता बाहर, जनता त्रस्त, और सरकार आक्रांता, अटैकिंग मूड कि जो जहां मिले पीटो। और इस पृष्ठभूमि में एक नई चीज पैदा हुई हिंदुस्तान में, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। समझिएगा इस बात को कि विरोध के 2 माध्यम है, एक मास मूवमेंट, एक रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। जैसे ही आप मास मूवमेंट को दबाएंगे, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म ऊपर आ जाएगा। आतंकवाद खुद से पैदा नहीं होता सर। बशारत पीर की किताब है द कर्फ्यूड नाइट्स, कभी आप पढ़ें तो वो भी एक कारण है सर कश्मीरी आतंकवाद का। कहानियों को जो उन्होंने लिखा है, उन कहानियों को अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि यार रीजन तो है सर, ऐसा नहीं। हर चीज का एक रीजन होता है सर, ऐसा नहीं कि रीजन नहीं होता। खैर वो सब बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी हम यहां देख रहे हैं कि क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत 15 साल के युवा, 15 साल, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी,
15 साल सर। आप में तो बहुत सारे लोग 20-20, 22-22 साल के हैं। ये नौजवान क्रांति रुकनी नहीं चाहिए सर। मैं बहुत दुखी हूं आज, बहुत ज्यादा मन जो है अंदर से कहीं ना कहीं बार बार वो, मैं तो टीवी बंद करके बैठा था सर, मैंने कहा टीवी देखना ही नहीं। कभी कभी होता क्या है ना सर कि जब आप बहुत अंदर से परेशान होते हो और आप बहुत कुछ प्रैक्टिकली कर नहीं पाते, क्या जरूरत थी हजारों लोगों को आनंद विहार टर्मिनल पे भेजने की? कौन है जिम्मेदार? किसने इन तक खबर पहुंचाई? अगर ये मरे सारे के सारे, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? जवाब तो देना पड़ेगा सर। अभी इस देश की जनता थोड़ी सी जागरूक नहीं है सर, इसलिए मैं आपसे डेली आ रहा हूं। मैं भी आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं ऐसी कहानियां आपको पॉलिटी की सुनाऊंगा सर, ऐसी कहानी सुनाऊंगा। कहानी है सर, समझना है चीजों को। और फीस एक ही चीज मांग रहा हूं आपसे, दो चीजें मांग रहा हूं। पहली चीज मैं आपसे मांग रहा हूं कि 2-2 मिनट का वीडियो बनाओ सर, अपने अपने इलाके में जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें डालो सर, निवेदन करो, पैनिक क्रिएट मत करो सर, उत्साह दो लोगों को। मेरा एक बार वो हो रहा था, क्या कहते हैं, ब्रोंकोस्कोपी। तो मैं, ब्रोंकोस्कोपी हुई मेरी, तो ब्रोंकोस्कोपी से एक दिन पहले वो कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। तो सिस्टर ने जब मुझे इंजेक्शन लगा, थोड़ा दर्द हुआ, तो मेरे बगल में भाई साहब और, तो उनको भी इंजेक्शन लगना। तो जब दर्द हुआ तो फिर भी मैं हंसता रहा, मेरा चेहरा वरा बना अपना हंसने वाला, अक्सर मैं वो कर लेता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा, भाई साहब दर्द हो रहा? बहुत अच्छा हैंड है सिस्टर आप। तो सिस्टर, तो उनको लगा तो बात दर्द हो, तो बाद में लगा भाई साहब आपने मुझे बहुत धोखा दिया। मैंने कहा बात धोखे की नहीं थी, मुझे पता था दर्द तो होगा ही, डराने से क्या फायदा। मैं हैदराबाद जा रहा था फ्लाइट में, टर्मिनल में फंस गया इंडिगो का जहाज, बगल में एक लेडी बैठी, लेडी के बगल रो भी नहीं सकते भाई साहब, बड़ी फ्लाइट में लेडी के बगल सीट कभी ना मिले। अब सब चिल्लाने लगे, मैंने कहा यार चिल्लाऊंगा बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। डर तो भाई साहब अंदर से लगी थी बहुत, और बहुत ज्यादा डर लगी, और हनुमान चालीसा अंदर अंदर चल रही, लेकिन मैं एकदम चौड़ा होकर बैठा, क्या बोला आ गया। मेरे बगल एक भाई साहब को बोले, भाई साहब को डर नहीं लग रहा? मैंने कहा बताऊं क्या लग रहा है कि नहीं। उत्साह सर, उत्साह। कोई पैसा लगता है आपको किसी को उत्साह देने में? आप अपने आप को जवान मानते हैं, अगर आप किसी को उत्साह नहीं दे सकते, खुशी नहीं दे सकते। और मैं अपने उन सभी भाइयों, खासकर वो जो साहब कहीं सड़क पर खड़े हैं, जिन्होंने मुझे वीडियो भेजी है, वो बिस्किट बांट रहे हैं और पानी बांट रहे हैं, उनको तो मैं नमन कर रहा हूं। लेकिन आप बाहर मत निकलिए प्लीज, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आप बांट रहे हैं कहीं भी, आपके पास मौका है, पुलिस वाले आपको समर्थन कर रहे हैं, प्रशासन आपको समर्थन कर रहा है, तो फिर अच्छी बात है, लेकिन आप वैसे बाहर मत निकलिए। ये मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, ये वीडियो मूवमेंट है, आपको सिर्फ वीडियो बनानी। और फीस के तौर पर दूसरी चीज जो आपको मुझे देनी है वो ये है कि अगर आपको मुझे कोई भी बात मेरी अच्छी लगी, आपने मुझसे कुछ भी सीखा है सर, 100 रुपए किसी नीडी आदमी को मेरी तरफ से दे दिएगा, बाकी आप जितना देना चाहें आप दीजिए सर। देश को बचाइए सर, आप ही बचा सकते हैं इस देश के युवा, ये चीज आप ही बचा सकते हैं सर, ये आप ही कर सकते हैं। लड़ाई चल रही है सर, हर घर में जाकर कोई कहेगा नहीं कि भैया उठो लड़ाई हो रही है, लड़ाई चल रही है सर। रिपोर्ट्स आ रही है डेली डेली। डब्ल्यूएचओ ने आज से 2 महीने पहले कहा सर कि मानव से मानव में कोविड-19 नहीं फैलता। क्यों कहा आपने ये बात? ये डब्ल्यूएचओ ने कहा। वो चाइना के लोग इटली में खड़े होके कहते रहे कि लव इन टोक्यो, लव इन पेरिस, लव इन बीजिंग, हमें गले लगाओ। क्यों कहा आपने ये सारी बात? डब्ल्यूएचओ ने क्यों छुपाई इस बात को? 2 महीने पहले आपने कहा कि मानव से मानव में कोरोना नहीं फैलता, फ्लाइटें चलती रही चारों तरफ। अगर चीन इस बात को पहले डिस्क्लोज कर देता कि भाई संभालो अपने अपने देशों को, ये 5 लाख लोग चीन से बाहर क्यों निकले टूरिज्म के नाम पे? कहां क्या करने गए थे? ये अपने साथ अपनी दवा लेकर गए थे, वैक्सीन है उनके पास। क्या ये सारी जो डाटा निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, ये कुछ ना कुछ तो बता रहे हैं सर। आशा है कि
हमारे प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कदम उठाएंगे। मैं तो एकदम इस विषम परिस्थिति में मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, सरकार और प्रधानमंत्री का साथ दें। बाद में बहस करेंगे इसमें, बहुत मौका है, बाद में बहस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, और युद्ध का नियम है सर कि ठीक है, अपने साथ रहिए, अपने लोगों को साथ करिए, अपने लोगों को समर्थन दीजिए, अपने आप को मजबूत करिए, फिर बाद में सारे निर्णय देंगे। कल हम शुरू करेंगे क्रांतिकारी आतंकवाद से। हमारी बिटिया रानी आपसे फिर आज कुछ कहना चाहती हैं, तो आपको एक कहानी सुनाएंगी कि ध्यान और योग क्यों करना चाहिए, गुरु का क्या महत्व है। चलिए आइए, जल्दी आइए, प्रणाम करिए और शुरू करिए। नमस्ते। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रही हूँ जो आशुतोष महाराज जी के ऊपर है। एक सर्जन थे और आशुतोष महाराज जी। तो सर्जन आशुतोष महाराज जी के पास आते हैं और कहते हैं कि आशुतोष महाराज जी, आपने कहा कि हर एक इंसान के अंदर भगवान होते हैं। तब उसने कहा कि मैंने पूरे सर से लेके पैर तक की एक इंसान की बॉडी चेक कर ली, मुझे तो भगवान नहीं दिखे। तो आशुतोष महाराज एक माचिस की तीली लेके उसको तोड़ना शुरू करते हैं और सर्जन से कहते हैं कि मैं तो इस पूरी तीली को तोड़ दिया, क्या तुमको आग दिखी? तब सर्जन ने कहा, अरे आशुतोष महाराज जी, ये ऐसे नहीं होगा। अगर जब आप माचिस की डिब्बी लेके उसको अच्छे से घिसेंगे तभी तो आग जलेगी। तभी आशुतोष महाराज जी कहते हैं, वैसे ही जब आप ध्यान, योग और प्राणायाम करेंगे, साधना करेंगे, तभी तो आपके अंदर का भगवान जीवित